पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और एसजीएक्स निफ्टी देखिए मजबूत था, थोड़ा नीचे आया है लेकिन 4 अंकों की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लीजिए किस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हांगकांग के बाजार हरे निशान में थे, अभी भी है 25 पॉइंट ऊपर, लेकिन बड़ी बात है कि कल भारतीय बाजार कमजोर बंद हुए। हांगकांग के बाजार तो कल बड़ी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे, उसके बावजूद हरे निशान में टिके हुए, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। शंघाई के बाजार थोड़े मजबूत होते दिख रहे, जापान थोड़ा सा नीचे, तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज के सेशन में अब बस थोड़ी देर में प्री ओपनिंग सेशन शुरू होगा, रुपए की शुरुआत होगी और 9:15 से तो हमेशा एक्शन होता ही बाजार का, लेकिन उसके बाद भी आज बड़ा एक्शन है आपके लिए। और वो खास बात यह कि अगर आपको बाजार में पूरी तेजी समझनी है कि कितनी होने वाली है, तो दो बातें, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और बहुत अच्छा माहौल रहा तो फिर एक साल में सेंसेक्स हो सकता है 39,000 और 5 साल में निफ्टी हो सकता है 3 गुना, यानी कि लगभग 30,000। और ये बड़े आंकड़े हैं और ये खुद कहा है रिदम देसाई साहब ने, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी। उनसे हम बातचीत करेंगे 9:30 से 10 के बीच में, तो वो भी आपको आज ज़रूर सुनना है। बेहद इंटरेस्टिंग बातचीत है और बेहद आपके काम की भी, निवेशकों के लिहाज से भी और ट्रेडर्स के लिहाज से भी। कौन से सेक्टर्स जो हैं यहाँ से बड़ा एक्शन दिखाने वाले हैं। आज देखिए दिन भर CNBC आवाज़ पे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो ये बता रहे हैं कि तेज़ी कितनी होगी, करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा और तब क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। समीर अरोड़ा साहब, रमेश दमानी जी, रिदम देसाई जी, इन सबको ज़रूर सुनेगा। तो ये आज का एक्शन है। इस एक्शन में एक और स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है और वो है वेदांता। CLSA की तरफ से आया है 340 रुपये का टारगेट। बताएं आशीष, वेदांता खरीदेंगे या फिर कोई और मेटल स्टॉक? अनिल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस वापस पूरे मेटल में बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते के अंदर में एक अच्छी गिरावट टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता सभी में देखने को मिली, और जबकि हमने देखा था कि बहुत मजबूत ओपन इंटरेस्ट का इजाफा था और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वीक लॉन्ग्स को एक बार एग्जिट करा के अब वापस ये स्टॉक बेस बना सकते हैं। डेफिनेटली पहली पिक हमारी टाटा स्टील के अंदर ही रहेगी, जहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ था। तो 480 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, ऊपर में 520, 530 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जहां तक कि वेदांता का सवाल है, देखिए इसके अंदर एक अच्छा करेक्शन हुआ है और मुझे लगता है कि लास्ट 3 दिन से ये स्टॉक कहीं ना कहीं 227-26 के आसपास कंटिन्यूसली एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आया। तो मैं समझता हूँ बहुत छोटा स्टॉप लॉस 227 के नीचे का रख करके आप पोजीशन बनाइए। अगर से स्टॉक 235 के ऊपर जाता है तो वहां पर पे पोजीशंस को और ऐड कीजिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा जहां से वापस से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए वेदांता पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की, देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजारों की होती है प्री ओपनिंग सेशन में। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी 250 के ऊपर है 9,900 के नजदीक खुलता हुआ। ओके, अच्छा क्या मजबूत है टाटा मोटर्स 10%, HDFC 10%, ITC 9%, ICICI बैंक 7%, TCS 3%। सब ये लेवल सही में भी दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे, पक्का दिखेंगे। अगर निफ्टी 5 साल में 3 गुना होना तो ये सारे लेवल आपको दिखेंगे। तो फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडर्स ये नंबर्स देखना चाहते हैं, लेकिन रुपया 7 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। 64.49 रुपये ये है करेंसी मार्केट का आज का लेवल। 64-43 के सामने 6-7 पैसे की मजबूत कमजोरी के साथ यहाँ पर आज करेंसी मार्केट की शुरुआत हुई। तो कमजोरी है, कोई खास नहीं। रिलायंस कम्युनिकेशन, वागले साहब कहाँ रुकेगा? फिर से डाउनग्रेड दो रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, तो मतलब बुरी खबरों का अंत नहीं होता दिख रहा है। बैन में तो है, लेकिन जो शॉर्ट रिकवरी आनी चाहिए थी अनिल अंबानी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो हुआ नहीं है और फिर से स्टॉक ऊपरी स्तरों से पिटता दिख रहा है। अब टारगेट कहाँ है? 18 रुपये के टारगेट लगभग तमाम FIs दे रहे हैं, वहाँ रुकेगा या उससे भी नीचे जाने वाला है? अनिल जी, शायद उससे भी नीचे जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और क्योंकि स्टॉक गिरा है और बाउंस बैक के लिए खेलना ये सबसे डेंजरस है एज अ ट्रेडर। तो मैं उसके अगेंस्ट एडवाइस करता हूँ, क्योंकि आप ट्रैप हो जाएंगे तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे। चलिए, तो इसके लिए खराब खबर, तो RD ये रेटिंग दी गई है फिच की तरफ से, और मतलब नियर डिफॉल्ट है ये रेटिंग साफ तौर पर। तो कई लोगों ने तो डिफॉल्ट दे दी है, कई लोग अभी भी रुक के दे रहे हैं। RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट नहीं, रिस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट ये है रेटिंग। तो डिफॉल्ट शब्द तो जुड़ा हुआ है फिच की रेटिंग के साथ। बहरहाल अनिल अंबानी जी ने इतने बयान दिए, 7 महीने की मोहलत मिली है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये रेटिंग एजेंसीज उन बयानों से संतुष्ट नहीं। 7 दिन में दूसरा डाउनग्रेड इन दोनों मूडीज और फिच की रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। इस ग्रुप के लिए मुश्किल की बात लग रही है आपको क्या? ग्रुप पर भी एक राय दीजिए बलिया साहब।
ग्रुप के लिए भी नेगेटिव है, और स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन, ये देखना है कि वेदर इट बिकम्स अ किंगफिशर और अ स्पाइस जेट। पर मुझे लगता नहीं कि इट विल बी लाइक स्पाइस जेट। हाँ, बिकॉज फॉर स्पाइस जेट देयर वाज अ व्हाइट नाइट, इसके लिए मुझे कोई भी व्हाइट नाइट दिखाई नहीं दे रहा इवन। लेकिन एक चीज बताइए, अगर स्पाइस जेट मारन साहब ढूंढ सकते हैं व्हाइट नाइट, तो क्या अंबानी साहब भी ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं, पर आएगा कि नहीं ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ डेट, और सेकेंडली जो होने वाला है टेलीकॉम सेक्टर पे, यू विल ओनली हैव 3 to 4 प्लेयर्स, और रिलायंस कम्युनिकेशन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे, बिकॉज यू विल हैव जियो, यू विल हैव भारती एयरटेल, and you will have Vodafone Idea and possibly a fourth player, but I think Reliance Communication could find it very fourth difficult. BSNL हो गया। हाँ, BSNL है। हाँ, ये ना BSNL हाँ, वो तो सरकारी है और बड़ा है। तो एक्चुअली 4 प्लेयर तो बहुत होते हैं, 4 से ज़्यादा की जगह है ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये परसों जो शॉन कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने अटेंड की थी, उसमें मैं सुन रहा था, तो एक बेहतरीन आइडिया नवनीत मुनोद साहब की तरफ से था, और वो कॉन्ट्रा कॉल था टेलीकॉम पर, और उनका ये कहना था कि अब वैल्यूएशन के लिहाज से अब ये शेयर अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तो एक आखिरी पैनिक जब भी मचे इन शेयरों में, वो खरीदारी का मौका होगा। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर उन्होंने नहीं कहा, पर आप भी भारतीय आप भी काफी पर मुझे लगता है कि जो टेलीकॉम का जो प्ले है, आई थिंक दैट विल प्ले आउट इन द मच लॉन्गर टर्म। एग्जैक्टली, टाइम लगेगा। हाँ। और ये टाइम जो लगेगा 3-4 साल शायद लग सकता है। हाँ। क्योंकि अभी जो आई मीन 4G चल रहा है, आई थिंक 5G will come by 2020. अच्छा, 5G भी आने वाला है? 5G में क्या होगा? Yes, and in that I think India would be among the first to launch 5G in the world. कुछ आइडिया है 5G में क्या होगा? मतलब 4G का तो हमें much faster. I think it will be couple of times much faster than 4G. उतना तो मुझे पता है। ये 5G 6G आते जाते हैं, लेकिन हमारी जो आप जाइए अब से लेकर घर तक 2 बार तो फोन अभी भी कॉल ड्रॉप होता है। but then again 5G means a lot of capex. और ये मुंबई में है हाल। और by 2020 I don't know whether most of these people will be able to recover their expenses on 4G. So from that point of view I would be a bit cautious as far as telecom is concerned. पर मुझे लगता है कि after 2020 I mean going ahead everyone's lives will be controlled by telecom. और उस वक्त उन लोग even if they increase the tariffs by 5% or 10%, we won't have a choice. हाँ, ये जो आपने लास्ट बात की ना कि 5, 10, 15%, एक्चुअली मैं बताऊं, इस वक्त हिंदुस्तान में लोगों को जो सबसे बड़ा नशा है वो डेटा कंजम्पशन का है। Absolutely. लीकर नहीं है, सिगरेट नहीं है, टोबैको नहीं है, कुछ नहीं है। आप दिन में अगर 10 बार मोबाइल ना देखें, आप इंटरनेट चेक ना करें, अपना व्हाट्सएप फेसबुक तो चलता ही नहीं, तो इससे बड़ा एडिक्शन। अच्छा, और हर एज ग्रुप में बच्चों को है, जवान को है, बूढ़ों को है। पहले ऑक्सीजन, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज इंटरनेट। तो चलिए, फूड इज फोर्थ। तो चलिए इस पे रखिए नजर। लेकिन आप जो 2020 की बात करें तो उससे मुझे याद आया 2020 का अपडेट भी तो लेना है। आइए, ये 2020 जो अमरीश जी कह रहे थे वो 2020, लेकिन हमारा 2020 7:30 से 8 के बीच के मैच का अपडेट, आइए देखते हैं। बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। सिलेक्टर्स को लगता है कि अडानी ग्रुप सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला ग्रुप होगा। जिस तरह से मुंद्रा के पावर प्लांट को अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर कर रही है अडानी पावर, और ये दिक्कत की बात थी भी, तो यहाँ पर आज आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए, सेल नहीं है, बाय है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स में भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। एपटेक और NIIT एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। HCL इन्फोसिस्टम्स जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही एस्कॉर्ट्स और यूनाइटेड फॉस्फोरस पर भी नजर रखिए। UPL शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है अच्छे मानसून के चलते। साथ ही नजर रखनी चाहिए आपको बार्ट्रॉनिक्स पर। मिड कैप IT कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। कल दिग्गजों में तेजी देखने को मिलती है और पिंच हिटर का दर्जा वेंकीज को दिया है। टीम में न डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे ज्यादा फोकस है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे एक कमजोर खिलाड़ी से रिलायंस कम्युनिकेशन, 2 डाउनग्रेड्स हैं, इसलिए चलिए ITI। हमें ऐसा लगता है कि इसमें जल्दी बड़ी खबर आने वाली। सरकारी तरफ से वीवीमेट के एक प्लांट को FDA क्लियरेंस मिला है। सिकल लॉजिस्टिक्स को महानदी कोलफील्ड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 300 करोड़ का। ऑयल इंडिया ने एक नई डिस्कवरी करी है असम में। HUL इस साल का आउटलुक बहुत बेहतर और मानसून इंप्रूव हुआ है। दीपक नाइट्रेट का प्लांट फुली चलने लगा है क्योंकि वो रुक गया था वहाँ पे आग लगने की वजह से। सुमित इंडस्ट्रीज रिवाइज नतीजे काफ़ी बेहतर पेश किए और GST का फायदा होने वाला है। स्टील स्ट्रिप्स में बिरला म्यूचुअल फंड ने 1.5 लाख शेयर की खरीदारी करी और जैन इरिगेशन एक बार फिर से मानसून की खबरों पे तेज दौड़ लगाएगा।
तो ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं इंट्रा डे के दौरान। इन पर रखिएगा नजर, और नजर रहेगी फिर आज टेलीकॉम कंपनियों पर भी। कल हमने देखा डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, टीसीएस में 550 करोड़ के आसपास की, एचसीएल टेक में 330 करोड़ के आसपास की, और इस सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और आज भी देखिए टीसीएस मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। टीसीएस वागले साहब को तो पसंद है। अमरीश, आपकी राय जानना चाहता हूँ इस सेक्टर के ऊपर। आपको भी इस सेक्टर में कुछ अच्छा लगता है, अवॉइड है अभी? काफ़ी दिनों से तो मैं बोलते आ रहा हूँ दैट वन शुड बी इन्वेस्टिंग इन आईटी एज अ एसआईपी, और उसमें भी मैं बोल रहा था कि टीसीएस, इन्फोसिस, बेसिकली द टॉप कंपनी शुड बी बॉट, एंड आई स्टिल होल्ड द सेम व्यू। आईटी शेयर खरीदने की राय टीसीएस वागले साहब की टॉप पिक है। यहाँ पर एनआईटी टेक आशीष जी ने पसंद किया। आशीष जी, एनआईटी टेक हम कल सुबह स्पॉट कर चुके थे, कल आप शो में नहीं थे, नहीं तो आपके रिडार पे कल ही आ जाता। सर हमने माइंड ट्री किया था 500 पे। हाँ, माइंड ट्री भी कल काफी अच्छा एक्शन में आता हुआ दिखा था। टीसीएस किरण ने भी पसंद किया। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। देखते हैं आज और क्या कुछ हो सकता है। भारतीय इंफ्राटेल, किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। न्यूमरा की तरफ से नहीं, सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है 430 रुपए के टारगेट के साथ में। अच्छी रिपोर्ट है। भारतीय इंफ्राटेल बनता है खरीदना? मेरा जिस लेवल पे नजर रखनी चाहिए वो 390 के ऊपर अगर चलता है तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, जो कि 413 415 तक ले जा सकती है। तो 390 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। नहीं तो दूसरा चॉइस होगा कि करीबन 381 382 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। करंट लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीचों बीच है, तो उधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। पर 390 के ऊपर चलेगा तो हमने देखा है पिछले 8-10 महीने में कई बार इन लेवल्स को टेस्ट करते हुए हम ये स्टॉक नीचे आया हुआ है। पर इस बार अगर ये ऊपर चलता है तो बहुत ही स्ट्रांग अप मूव देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा 313 355 413 415 के टारगेट बहुत ही जल्द देखने को नजर आएंगे। चलिए, तो भारतीय इंफ्राटेल पर नजर रखिए। आज मेटल सेक्टर पर नजर रखिएगा। देखिए, हर रोज एक नया सेक्टर है जो बाजार को दिशा देने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है। कल आईटी था, आज लगता है मेटल अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वेदांता देखिए मजबूती के साथ खुलता हुआ, टाटा स्टील भी मजबूत है। स्पैक में बागले साहब क्या अच्छा लगता है आपको? वेदांता पर आप भी क्या बुलिश हैं? सीएलएसए ने जिस तरह से 340 के टारगेट्स दिए हैं, या कोई और दूसरा शेयर आपको पसंद है स्पैक में? हेमंत, वेदांता मेरे लिए 220 250 ये रेंज है। तो जब तक 250 क्रॉस नहीं करता है मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती। इनफैक्ट वीकनेस में अगर मेटल स्पेस में साइडवेज मूव है तो मैं अभी भी टाटा स्टील के साथ जाऊंगा। शायद थोड़ी सी हल्की सी गिरावट या करेक्टिव मूव आ सकती है, बट मेरे अपसाइड के जो टारगेट्स है 530 540 वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल। ओके, तो टाटा स्टील ज्यादा पसंद है वेदांता, लेकिन आज परसेंटेज में तो रिटर्न वेदांता देने की संभावना ज्यादा दिखती है। देखिए, चलिए खुलने के बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन आईटीडी सीमेंटेशन, इसके चार्ट देखिए जरा किरण जी। क्या बेचा जाए इसे, या जिनके पास है प्रॉफिट बुक करें या रहने दें? क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बेचा है 27 लाख शेयर 175 में। तो बड़े इन्वेस्टर थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, तो संभलना चाहिए, रुके, या क्या राय है आपकी? चार्ट देखकर बताइए। चार्ट तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है। एक अच्छा खासा सपोर्ट है 165 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि 165 के नजदीक अगर आता है तो बाय करने की सलाह होगी। 163 162 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और बाउंस बैक में हम वापस एक बार 188 190 के और चलते नजर आएंगे। ओके, तो इस पर नजर रखिए। आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजर रखिएगा। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को कोई शेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक में संभालने का काम कर सकता है तो फिर वो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। वागले साहब से आज के टारगेट्स ले लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के 372 के टारगेट्स वैसे गोल्डमैन सैक्स ने दिए हैं इस शेयर के लिए। सर, ये भाग सकता है? स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में। हेमंत, अगर आज आपको ट्रेडिंग व्यू से लेना है तो 321 322 के आसपास अगर ट्रेड होता है, जो मुझे लगता है होगा ओपनिंग में, तो वहां पर एक 3 रुपए के स्टॉप लॉस से ले। 330 का मेरा आज और कल का टारगेट हो सकता है, या 2 से 3 दिन का। ओके, तो ये है राय आपके लिए आज। जेन इरिगेशन एक और स्टॉक है जो मॉनसून से प्रभावित होने वाला, कल थोड़ी मजबूती दिखा रहा था, सुबह हमने एक्शन भी देखा था। आशीष जी बताइए, इसके चार्ट देखकर क्या खरीदारी की जा सकते हैं? इसमें आज 1% ऊपर खुलने के संकेत हैं।
हाँ जी, देखिए हमने देखा 95 से 104 के बीच में अच्छा बिल्डअप हमने इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिला है और काफ़ी समय से मुझे लगता है कि ये जो गिरावट के बाद जिस तरह की एक रिकवरी आई है उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सस्टेन मूव रहेगा। कम से कम 110 111 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। 111 अगर से निकलता है तो मुझे लगता है फिर फ्रेश तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, बट ओवरऑल मुझे लगता है करंट लेवल्स पे डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 101 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है वो स्टॉक जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस सेगमेंट में इस थीम को अगर प्ले करना हो तो अमरीश जी कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं? देखिए मानसून का पूर्वानुमान जो था वो तो एक तरह से और बढ़ाया है। कल मेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि अब उनको 98% मानसून लगता है आता हुआ, पहले 96 था, और कह रहे हैं कि जून अंत तक पूरे देश भर में सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मानसून आएगा। कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद हो? Jain irrigation, I mean, since the last, I think it's been there on our radar for the last close to 15 months. और हम लोग ने initially recommend किया था around 59 to 65 levels. करीब 115-120 के आसपास हम लोग ने बेचा भी था। तो इस बार भी कहीं बुक तो नहीं करने वाले 120 के आसपास फिर से पहुंचेगा? No, in fact we bought back at about 87-88. हाँ, वो तो आपने बताया था। हाँ। और अभी शायद अगेन एट क्लोजर टू 115-118 लेवल्स विल अगेन बुक आउट। अच्छा, ये बजाय एकदम होल्ड करने के वो इसे इस तरह से जो मूव लेते हैं आप, दोनों तरफ फायदा लेते हैं, इससे रिटर्न कितने बढ़ जाते हैं साल भर में आपके? जनरली अदरवाइज 15-20%। सी इन केस वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ से 35-40%, क्योंकि जो भी मिड कैप स्टॉक्स है वहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए एटलीस्ट 35-40% का। और इस मूव के कारण हम लोग को करीब 50-60% ज़्यादा मिल जाता है। दोनों तरफ से मिलता है। बट एट द सेम टाइम से आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 3 या 4 स्टॉक्स छूट भी जाते हैं। सही बात, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बाय इट बैक एट लोअर लेवल्स। सो ओवरऑल इफ यू सी we are still making about 20-30% more. तो कोशिश करिए आप भी अमरीश जी की तरह बनने की, दोनों तरफ के मुंह पकड़ने की कोशिश करें ताकि रिटर्न्स बढ़ सके। चलिए, रिटर्न्स तो आज बेहतरीन होंगे क्योंकि मजबूत शुरुआत होती दिख रही है। 26 अंक ऊपर है निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में 1/4% ऊपर, और सेंसेक्स में है 60 अंकों की मजबूती, और मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% मजबूत, बैंक निफ्टी में 66 अंकों का चाल। तो चारों इंडेक्स 1/4% मजबूत दिख रहे हैं आज के प्री ओपनिंग सेशन में। तो खरीदारी तो होगी, ये बात तय है। प्री ओपनिंग सेशन से संकेत जो आ रहे हैं, क्या है मजबूत? वेदांता 2.5% मजबूत आज का टॉप जनरल। लीवर 1100 के पार निकलता हुआ 1.25% मजबूत। भारतीय एयरटेल पे है 1.25% की मजबूती, और इसके अलावा सन फार्मा, यस बैंक, ये कुछ एक स्टॉक है जो मजबूत खुलेंगे। कमजोर शेयरों में कोई खास नहीं है, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो 1% नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो। तो मामूली सी कमजोरी के साथ थोड़ी बहुत शुरुआत हो। भारत वायर रोड, ये स्टॉक कल लोअर सर्किट पर, आज फिर से 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन 2-2.25% कमजोर खुलेगा, ये संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। वीवी में मजबूती पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 85 अंकों की मजबूती के साथ दमदार शुरुआत सेंसेक्स की होती हुई दिख रही है। वहीं निफ्टी 25 अंक मजबूत 9660 के आसपास खुलता हुआ। कहां से आ रही है मजबूती, ये देख लीजिए। वेदांता 2% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर, यस बैंक 0.5% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल में 1% की मजबूती, और भारतीय एयरटेल भी 0.5% मजबूत। तो ये स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन करके निफ्टी को मजबूत रखते हुए। वहीं कमजोरी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी 1.25% कमजोर है। सिप्ला, टेक महिंद्रा, विप्रो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए, खास नहीं, कोई का ऐसी बड़ी कमजोरी नहीं है। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टॉप लूजर रिलायंस कम्युनिकेशन 4% का नुकसान यहाँ पर। बाटा 1.25% कमजोर है, डॉक्टर 1% कमजोर है। ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जो नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन केडिला हेल्थ केयर 2% मजबूत है आज के सेशन में। अदानी पावर 2% मजबूत है। जेन इरिगेशन 2% मजबूत है। IFCI, ऑयल इंडिया जैसे शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। GMR इंफ्रा 2% मजबूत है। UPL तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मिला जुला कारोबार है, 1/4% के आसपास की तेजी दिग्गजों में दिख रही है। और अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स 1/3% मजबूत। तो मिला जुला कारोबार, शुरुआत सधी हुई इस वक्त भारतीय बाजार। और नजर रखिए ITI पर 9-9.5% की तगड़ी उछाल देखने को मिली। नीरज की टीम का आज का स्टॉक था, देखिए 10% ऊपर भागता हुआ, सेंचुरी मारने के बेहद करीब ITI स्टॉक पर नजर रखिएगा। साथ ही आप देखिए IIFL होल्डिंग 3.5% मजबूत है। एडलवाइज फाइनेंशियल्स 3% की तेजी दिखाता हुआ आज के दिन, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने कवरेज शुरू करी है इन ब्रोकिंग हाउसेस के ऊपर, और ये दोनों स्टॉक्स उनको सबसे अच्छे लगते हैं। वेदांता पर भी देखिए ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश हैं, तो ये भी अच्छा खुला है।
साथ ही ICICI प्रूडेंशियल पर देखिए गोल्डमैन सैक्स ने एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, तो इस शेयर में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। NIIT भी दौड़ रहा है, NIIT टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो NIIT ट्विंस अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, अनिल ने बात करी भारत वायर रोप्स की 7% नीचे है। ब्लिस GVS फार्मा भी कल बड़े एक्सीडेंट्स दिखा रहा था, आज भी देखिए 12% नीचे खुला, अब 4% की गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ। कल यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा था। डॉक्टर रेड्डीज लैब में देखिए गिरावट है, सिप्ला में कमजोरी है, तो फार्मा पैक आज फिर से कमजोरी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और विप्रो ने कल की तेजी आज गवा दी है, TCS ने भी कल की तेजी आज गवा दी है। तो ये स्टॉक्स खुले थोड़े से नर्म हैं। थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन मिला जुला सा कारोबार है। कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत फिलहाल नहीं आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा है और एक्शन यहाँ पर अदानी ग्रुप में ज़्यादा होता दिख रहा है। तो अगर यहाँ से कोई अदानी ग्रुप का शेयर खरीदना हो तो बताइए वागले साहब, आपकी क्या राय है, कौन सा खरीदा जाए? एंटरप्राइजेस, पावर, इनमें से नहीं कोई? जी, मैं तो अडानी एंटरप्राइजेस के साथ ही जाऊंगा। एक ही चीज नेगेटिव है कि वो ऑलरेडी गैप से खुला है। क्लोजिंग वाज 128.50, अभी ऑलरेडी 3 रुपये ऊपर है, लेकिन मोमेंटम मुझे अभी भी उसमें दिखता है। पोजिशनल के व्यू के तौर पे मुझे लगता है ये 138 to 140 की तरफ की मूव की शुरुआत है। चलिए, तो इस स्टॉक पर आज भी नजर रखिएगा। साथ ही ऑयल इंडिया, अब ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको एक असम में ब्लॉक था इनके पास, उसमें इन्होंने तेल की खोज करी है। तो यहाँ पर देखिए मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन IT सेक्टर वन डे वंडर लग रहा है। अब देखिए विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, सारे के सारे शेयर कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज यहाँ पर जरूर आती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक स्टॉक IT में ही जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, साइंट, SYIENT, साइंट, ये है स्टॉक जिस पर नजर रखिए। यहाँ पर वॉल्यूम के लिहाज से मुझे बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। मेरी स्क्रीन पर साइंट में एक बड़ा ट्रेड नज़र आ रहा है और ये हुआ है लगभग 1.5%। ओके, 1.5% हिस्सेदारी तो बड़ी होती है और बदला है 535 रुपये के दाम पर। अच्छा, स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा। तो साइंट पर नज़र रखिए। साइंट बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है और कितना 16 लाख, अच्छे ये स्टॉक NSE पर 16 लाख शेयरों से ज़्यादा का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, 16 लाख शेयरों का कारोबार साइंट में होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। इसी पर एक राय ले ली जाए। किरण, साइंट के चार्ट्स देखकर बताएं क्या ट्रेड बनेगा? साइंट शायद अच्छा चार्ट पैटर्न है, ऐसा कुछ खराब पैटर्न नहीं है, पर वॉल्यूम्स के चलते मुझे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आती है। पर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो करीबन 560, 562 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पर वो बहुत दूर है। तो मेरा मानना है कि अभी भी बाय किया जा सकता है करीबन 525 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स के लिए जैसे मैंने कहा 560 के लेवल्स एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। GMR इंफ्रा पर भी नजर रखिए। देखिए हमारी टिकट टीम बता रही है कि ग्रीस में एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन्होंने जीता, इनके हाथ लगा है। तो ग्रीस में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बोली इन्होंने जीत ली है और ये शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ 3.5% ऊपर है। हाई बीटा स्टॉक है, क्या और ऊपर जा सकता है वागले साहब, बताइए? पैटर्न तो पॉजिटिव है और ऊपर जा सकता है, ट्रेडिंग व्यू बनता है, बट ऊपर में थोड़ी सी कॉशन में लगभग 1730, 1740, तो एज अ ट्रेड फॉर इंट्राडे बनता है, बट उससे ऊपर लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। लिमिटेड अपसाइड के लिए यहाँ पर GMR इंफ्रा खरीदा जा सकता है, ये राय इस वक्त आती दिख रही है। एक और हमारी टिकट में केडिला हेल्थ को लेकर, वही मैं सोचा था आज केडिला अचानक से ऊपर क्यों खुला है। तो केडिला के ऊपर खुलने की वजह यह है कि केडिला हेल्थ में एक USFDA की मंजूरी मिली है किसी दवा को लेकर। ओके, कोई दवा है जो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक 1.5% मजबूत है, तो स्टॉक में एक्शन तो हो रहा है। आपके रडार पर है आशीष जी, बताइए केडिला। पहले भी इस पे हमने बात की थी कि पूरे फार्मा में ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो क्लियर एक स्ट्रेंथ पे है और कंटिन्यूसली इसमें बिल्डअप हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 485 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड में 540 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जब तक 485 ब्रीच नहीं हो, इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड ही रखना एक एडवाइजेबल रहेगा। तो इस स्टॉक पर भी रखिए नजर। कल टायर के शेयर बड़े जोरदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, आज थोड़ी सी नरमी के साथ ये खुले हैं। अपोलो टायर देखते हैं फ्लैट खुला है, लाल निशान में कारोबार करता हुआ। सीएट में भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो कल एक अच्छी तेजी सेकंड हाफ में देखने को मिली। अब देखना होगा दिन के दौरान कैसा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो मजबूत है इस पूरे पैक में वो नजर आ रहा है, दरअसल जेके टायर तो पसंद भी है हमारे एक्सपर्ट आशीष जी को। आशीष जी बताइए, अभी खरीद लें?
बिल्कुल खरीदना चाहिए। बहुत स्ट्रांग इसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम्स लास्ट कुछ 2 हफ्तों के अंदर में देखने को मिला है और ये अभी तक के परफॉर्म नहीं किया है। तो जब भी कोई स्टॉक देखिए, सबसे पहले लोग F&O में पोजीशन बनाते हैं, वहां पर पे लीवरेज रिटर्न लेना पसंद करेंगे, जिसके चलते हमने देखा कि पहले C8, अपोलो, MRF इन जैसे स्टॉक्स के अंदर में बाइंग बनी। अब मुझे लगता है कि JK टायर्स के अंदर में एक बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। मेरे ध्यान से कम 205-210 के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और फंडामेंटली भी हमने देखा कि इस स्टॉक के अंदर में जो एक यूनिट थी इनकी, वो अभी तक लॉस मेकिंग थी, वो अब कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे आने लगी है। और ये जो स्टॉक है इसके अंदर में एक और खास बात है कि अभी तक ये पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर ही टायर सप्लाई करता था, जो अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में भी इसका काफी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रडार में ये स्टॉक आ चुका है। कम से कम 10-20% की बढ़त इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। आशीष जी ऑलराउंडर है, फंडामेंटल, टेक्निकल, F&O सब बता डाले एक साथ। तो चलिए JK टायर। अच्छा, एक और स्टॉक का अगर बाजार कमजोर हुआ तो जो गिरने में आगे रहेगा वो दिख रहा है मुझे, हेक्सावेयर। वागले साहब जरा हेक्सावेयर पर नजर डालिए, क्या एकदम परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट है? क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जबरदस्त, 12% ओपन इंटरेस्ट ऊपर है और डेज लो पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3-3.5% बिना कोई ऐसी वजह तो समझ में नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक इस तरह से गिरे, जहाँ खुला वहीं से तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। कल मॉर्निंग में ये ऊपर सस्टेन, मतलब ऊपर अच्छा था, पॉजिटिव था, अभी वीक है। तो आई थिंक ऑन द डाउन साइड 240 तक की मैं मूव की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक ही चीज़ है, इसका स्टॉप लॉस 255 के ऊपर रखना होगा, ऑलरेडी 250 ब्रेक कर दिया। 255 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर नीचे 240 का मतलब 1:2 अभी भी बनता है। ओके, एस्कॉर्ट्स यहाँ पे एक न्यूज़ आया है शायद, बताइए, which says consultancy titan EY to shift jobs to Indian outsourcer TCS, and this was I think one of the major clients for Hexaware. अच्छा, लगता है कि करीब 12% of the top line was coming from here. जो 12% कमाई देने वाला क्लाइंट दूसरी जगह जा रहा है, EY जो है वो। अच्छा, तो फिर तो ये तो देखिए फंडामेंटल, अमरीश जी ने कितना फटाफट आपको बताया कि क्या वजह है ये गिरा। तो अब देखिए फंडामेंटल रीजन है, टेक्निकल रीजन है, F&O के रीजन है, ये हेक्सावेयर खराब होना, आज का एक्सीडेंट, ये आराम से 5% ओके हो रहा, बड़ी मार पड़ी। एस्कॉर्ट्स, हाँ एस्कॉर्ट्स पर देखिए बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। माय गॉड यार, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। 3 करोड़ 12 लाख नहीं, 31 करोड़ 21 लाख 10,000 हो नहीं सकता। नहीं, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। ना, लेकिन वॉल्यूम तो हुआ है, लेकिन जो अभी फिगर आ रही है वो थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। तो इतने नहीं दिख रहे हैं, 3.25 लाख। रुकिए देखेंगे हम थोड़ा, एक मिनट जल्दी। लेकिन ये स्टॉक जो है लगातार देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, हर रोज 52 वीक हाईज लगा रहा है और अच्छे मॉनसून का एक प्ले मार्केट अगर जिसे देख रहा है तो इसको देख रहा है। और लगातार आप देखिए ट्रैक्टर के जो वॉल्यूम के बिक्री के आंकड़े हैं वो जबरदस्त आ रहे हैं स्कॉट्स के। स्कोर तो मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं, अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ये स्टॉक, लेकिन देखते हैं थोड़े आंकड़े और आ जाने दें, उसके बाद हम नजर डालेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो IFL 10%, अरे इंडिया इन्फोलाइन लाइए सामने, 10% क्या भागा है, 600 के पार निकल गया ये तो स्टॉक का। किरण जी जरा देखिए चार्ट फटाफट इसके, IFL अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट 618-619 होगा, जो कि इमीडिएटली आया जा सकता है, पर ये बहुत भाग चुका है, तो इन लेवल्स पे बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो 650 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने आज स्टॉक के लिए दिया, कवरेज शुरू किया, उसी का असर है ये दरअसल IIFL होल्डिंग, इंडिया इन्फोलाइन, और नजर रखिएगा एडलवाइस पर भी। तो एडलवाइस भी इस तरह की दौड़ लगा सकता है। कल 7-8% की दौड़ लगाने के बाद आज भी 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑटो शेयरों की एक बार बात करते हैं। एक स्टॉक जो दौड़ लगा रहा है, फिर से देख लें, देखिए बताइए। कैडिला, हाँ कैडिला तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 6% क्या दौड़ लगाई है पिछले 3 मिनटों में। ओहो, जैसे ही कवरेज हुआ और आशीष जी का थम्स अप आया, आशीष जी देखिए क्या आपके टारगेट एक बार दोहरा दें फटाफट। अब जिन्होंने आपके बोलने पे खरीदा है, स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज कर दीजिए जरा। बिल्कुल, 550 का टारगेट हमने कहा था जब ये स्टॉक 500 चल रहा था, और अब मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो है वो 485 से रिवाइज करके आपको 505 का कर लेना चाहिए। 505 का स्टॉप लॉस रखे 550 तक के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर में कैडिला में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखिए। हीरो मोटोकॉर्प देखिए 1% मजबूती के साथ, M&M में भी अब अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बजाज ऑटो भी मजबूत है। तो ये एक ऐसी पॉकेट है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और इन्वेंट्री जो है वो क्लियर करेंगी ज्यादातर ऑटो कंपनियां। अमरीश जी भी कह रहे थे, अमरीश जी बताइए जीएसटी के चलते इस बार आप मान रहे हैं कि इस महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े जबरदस्त आने वाले? हाँ श्योरली। तो कौन सा स्टॉक आपको पसंद है?
I think from a trading point of view, I think the best stock is Maruti. मारुति। हाँ, क्योंकि शायद वहीं पे हम लोग देखेंगे कि जो आंकड़े हैं काफी बढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा एक बार किरण जरा एडलवाइस के चार्ट्स बताइए, क्योंकि किरण से वागले साहब आप ही बता दीजिए, पड़ोस में बैठे हैं। तो ये तो भाग गया इतना IIFL, क्या 12-13% IIFL, क्या अब ये चल सकता है क्या एडलवाइस? जी बिल्कुल चल सकता है। 200 का टारगेट की हमने बात की थी, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा आज और कल में आ जाए। 200 में बचा क्या है अभी आपके बोलते हुए? वही तो ऑलरेडी इट इज अप 6%। ओके, तो अभी का स्टॉप लॉस? अभी अगर कोई एंटर करता है तो 191 के स्टॉप लॉस से एंटर करे, 202 से 3 के टारगेट के लिए 1 से 2 से 3 दिन का व्यू है। क्या बात है। अच्छा, M&M फाइनेंशियल्स देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है आशीष? अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। कुछ दिनों पहले बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इसके ऊपर भी बुलिश थे। क्या ये और दौड़ लगा सकता है दिन के दौरान आज के लिए? बिल्कुल लगा सकता है, और मैं समझता हूँ अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर सकता है, जो कि करीब करीब 420 के आसपास बने थे। और मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में बढ़त बहुत स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। और आज का जो लो है वही आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि बिल्डअप के नजरिए से हमने देखा था 3-4 दिन पहले ही अच्छा बिल्डअप हो चुका था। लास्ट 2 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बेस बना चुका है। 365 का स्टॉप रखे 420 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, M&M फाइनेंस क्या निचले स्तर से रिकवर हुआ है, बहुत बेहतरीन, शानदार एकदम। मतलब मानना पड़ेगा कि स्टॉक में जो एक्शन हो रहा है बहुत ही तगड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो को फाइनेंस करने वाली कंपनियां यही फोकस में रहने वाली। देखिए, अगर ऑटो की बिक्री बढ़नी है इस बार और इन्वेंट्री क्लियर करनी है तो इन कंपनियों के लिए भी चांदी है। अच्छा, एक आप बार भी एक कंपनी की बात कर रहे थे, श्रीराम की। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, हाँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, चोलामंडलम, हाँ, ये सारी बढ़िया NBFCs हैं और ये सस्ती भी हैं। हाँ, अच्छा, मुझे है ना NBFCs में मुझे ना थोड़ी साउथ वाली ज़्यादा पसंद आती है। उसके 2 रीज़न है। एक तो साउथ में ना थोड़ा फाइनेंसिंग लेने का प्रचलन ज़्यादा है, सही बात है। और दूसरा ये कि साउथ वाले लोग हैं ना थोड़े ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं फाइनेंसिंग मामले। नॉर्थ वाले थोड़े ज़्यादा इस मामले में इतने अच्छे नहीं है। सारे के सारे अच्छे नहीं, ऐसा नहीं सारे साउथ वाले अच्छे और सारे नॉर्थ वाले खराब, वो नहीं। लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है ना इंजन, अमरीश जी को खुश हो रहे हैं, अमरीश जी थोड़ा साउथ की तरफ के है, अमरीश जी खुश हो रहे हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन एक और स्टॉक जिस पर थोड़े मुझे लगता है सिग्नल आने शुरू हुए हैं, सीएट देख लीजिए जरा, क्या कुछ एक्शन दिख रहा है वागले साहब? क्योंकि डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक, और एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से जबरदस्त होता दिख रहा है। 6% ओपन इंटरेस्ट आज सुबह सुबह बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जेके टायर तो हमारे सर ने फंडामेंटली टेक्निकली सब पसंद किया है। आशीष जी ने, आपकी सीएट पसंद है क्या? मुझे ये लेवल पे एंट्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैरामीटर्स है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी की वजह से लंबा रखना पड़ेगा। 1860 का स्टॉप लॉस होगा, और मैं ये जून फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ। तो आप 20 रुपए का इंट्राडे रिस्क ले रहे हैं। आप फ्यूचर का, हाँ, तो अभी 1882 फ्यूचर बताइए। हाँ, पहले फ्यूचर ला रहे थे ताकि भाव का कंफ्यूजन ना। अभी 82-83 है। तो 20-22 रुपए का आप रिस्क लेंगे। अपसाइड में 50 रुपए, 50 से 60 रुपए का टारगेट आज और कल तक। 1860 का स्टॉप लॉस बराबर है 1935 का टारगेट 1935। मतलब ये स्टॉक भी 2000 के पार निकलने की तैयारी में। चलिए, तो अच्छा, ये कुछ और स्टॉक्स देखिए। ITI जो हम लोग कह रहे थे, नजर रखिए, अब 11% की तेजी देखने को मिल रही है। ITI, हाँ, सरकारी कंपनी। आप देखिए, छोटी कंपनी एक है वेंकीज, ये देखिए अब 8% मजबूती के साथ कारोबार हो रही है। 2020 की टीम में शामिल होने का उस पूरे हफ्ते चलता है, ऐसा लगता है। नहीं, आज भी खबरें हैं ना। देखिए, मध्य प्रदेश में किसान, तो कल था, नहीं? आज भी था, आज तो पिंच हिटर था। अच्छा, एक बार टीम लाते हैं, देखिए स्टॉक 2020 की, और देखते हैं कौन से शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वेंकीज, आप चार्ट देखिएगा बागले साहब, और बताइएगा इस शेयर में क्या और तेजी हो सकती है। 800 रुपए से वन साइड मूव अगर किसी एक स्टॉक ने दिखाया है तो इसने दिखाया। बायोट्रॉनिक्स देखिए 10% ऊपर, ये मेरी टीम में था। HCL इन्फोसिस्टम्स में 2% की तेजी, अडानी पावर में 1.5% की तेजी, और अडानी ट्रांसमिशन में भी करीब आधे % की मजबूती देखने को मिल रही है। नीरज की टीम देखते हैं, और इसमें ITI होना चाहिए देखिए सबसे ऊपर। जी हाँ, 11% ऊपर है। विमिड लैब्स 6% ऊपर। सिकाल लॉजिस्टिक्स खबरों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। जैन इरिगेशन मजबूत है। स्टील स्ट्रिप्स इनका आज का फ्री हिट शेयर था, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। अब पूछता हूँ वेंकीज, अगले टारगेट्स क्या हैं? 10% की तेजी देखी जा रही है। सर बताइए, कैसा लगता है आपको? हेमंत, 1370 है, 9% ऊपर है। ये लेवल पे भी मैं लेने की सलाह दूंगा। ओके, बट ये ऑब्वियसली 1-2 दिन का व्यू नहीं है, पोजिशनल व्यू है। मुझे ये 1500 की तरफ की मूव लग रही है। 1500-1525 का टारगेट होगा। तो उसके लिए आपको लगभग 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, 1330-35 का, और 1525 से 50 का टारगेट
एक हाथ 2 हफ्ते में। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किसानों ने कहा है कि हमारा कर्ज माफ करो। हड़ताल हो गई है, दूध के, टमाटर के, सब्जियों के सबके दाम बढ़ गए हैं। तो इस थीम के ऊपर वेंकीज देखिए फिट बैठता है। दिक्कत तो हमारे को है। हाँ, आपको है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये लीजिए, अब 150 रुपए बढ़ गया। हम तो वेंकीज के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब्जियां भी महंगी पड़ रही है। उपवास उपवास जैन धर्म वाले लोगों का उपवास का भी वक्त है। वही तो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा चतुर्मास के बाद। कल हेमंत टोमेटो के भाव बता रहे थे मॉर्निंग शो में। 90 रुपए किलो हो गए। मुझे भी सरप्राइज हुआ। और देखिए आप, और ये वो थीम है। हम हेमंत का चैनल चेक था एक्चुअली। हम कह रहे थे कल ही खरीद लीजिए। अच्छा, जिन्होंने कल नहीं खरीदा हमने कहा आज खरीद लीजिए। अब देखिए 12% ऊपर। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक रह चुका है। और एक बार हम आशीष तो शो जरूर देख रहे होंगे, उनसे कहेंगे कि बताएं किस भाव पर उन्होंने ये स्टॉक बताया। ये तो बहुत नीचे के भाव पे, मतलब 700-600 के आसपास पैसा बना है। हाँ, बहुत बड़ा पैसा बना है। तो आज भी देखिए, अब लीजिए 250 रुपए की तेजी हो गई। बागले साहब, आप तो कंजम्पशन करते हैं इन सब चीजों का, राइट? वागले साहब देखो, पूरा डिस्क्लोजर कंप्लीट देते हैं। ये अच्छी बात है वागले साहब की, जो भी है साथ। अच्छा, एक और स्टॉक आज ये US FDA वाले स्टॉक बड़े चल रहे हैं। केडिला हमने 7% केडिला क्या भागा। अब एक और स्टॉक विवीमेड, ये देखा जाए कैश मार्केट में, इसकी भी मैं खबर पढ़ रहा था। विवीमेड में भी, हाँ, स्पेन की इनकी एक फैक्ट्री है जिसके लिए US FDA ने क्लीन चिट दिए विवीमेड के लिए। तो ये एक और स्टॉक है जिस पर मेरे ख्याल से एक्शन हो सकता है। जरा पूछते हैं किरण से। किरण, इसके चार्ट्स देखिए विवीमेड, क्या टारगेट से, क्या इन लेवल्स पे भी खरीदा जाए इसे? वॉल्यूम भारी भरकम हो रहा है आज। विवीमेड अच्छा चार्ट पैटर्न है और इधर से टारगेट्स करीबन 120-123 के देखने को मिलेंगे। पर इसी क्षेत्र में मुझे जो अच्छा लग रहा है चार्ट के हिसाब से वो है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा में भी बहुत अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन में। इसने एक अहम लेवल तोड़ दिया है, करीबन 970 का 976 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये 1000 के ऊपर जाने की क्षमता आज के ट्रेडिंग सत्र में देखने को मिलेगी। ये तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। और अब हमारी रिसर्च टीम हमें बता रही है कि 288 रुपीस के भाव पर वेंकीज आशीष ने जैकपॉट स्टॉक में आपको बताया था। 1.25 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है। और अब आप देखिए 288 रुपीस पर बताया हुआ शेयर, ये है जैकपॉट का सही कमाल। 1400 रुपए के ऊपर निकल चुका है। आज तो सर्किट लगाने की ये शेयर तैयारी में। जब पिछली बार भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था, 2 कंटिन्यूअस सर्किट लगे थे ऊपर के। उसके बाद एक्सचेंज ने सर्किट की जो फिल्टर है उसको बदल दिया था, उसके बावजूद तेजी होती हुई नजर आई। ये स्टॉक का जिसने बेहतरीन रिटर्न दिए और देखिए देवी राज भी फिर से एक और स्टॉक आशीष जी का जो कमाल करने के लिए तैयार है, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल डेज हाई पे तो नहीं, 1.5% अभी भी मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट अब बनना शुरू हुआ। ये जनरली लिक्विड कम है स्टॉक, लेकिन इसलिए एक्शन होता नहीं। लेकिन अब क्योंकि एक्शन की थोड़ी शुरुआत होती दिख रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार आशीष जी से फिर राय ले ली जाए। आशीष जी, अपोलो हॉस्पिटल टारगेट्स दोहराएं अपने कितने, और क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है जी, क्योंकि जब भी इस तरह के स्टॉक्स में मूव आता है तो जनरली 5-7% का मूव 2-1 दिन के अंदर में देखने को मिलता है। सुबह क्योंकि पहला मॉर्निंग में लोगों ने पोजीशन बिल्डअप करनी शुरू होगी, तो उसके चलते आपने देखा 1345 का हाई बना और थोड़ा सा फिर कूल ऑफ हुआ है। मुझे लगता है वापस से बेस बनेगा और कम से कम 1380-1400 के स्तर अपोलो हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में मेरा मानना है कि जैसे मैंने सुबह 1275 का स्टॉप दिया था, अब किसी को नया ट्रेड करना है तो 1310 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। 1380 से 1400 के टारगेट मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी इसके ऊपर बुलिश होते हुए दिखे हैं। हालांकि सेक्टर के लिए खबरें अच्छी नहीं है। आज खबरें ये हैं कि स्टेंट्स के बाद सरकार ने 3 और मेडिकल सेवाएं जो इस्तेमाल होती हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। लेकिन इसके बावजूद ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपकी भी नज़र थी इस खबर के ऊपर। ये बताइए, मेडिकल टूरिज्म के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला तो नहीं है, या आपको लगता है दरअसल सरकार जिस तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है इस बाजार को, दिक्कत की बात हो सकती है? शायद उसके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, बिकॉज ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं, जो फोकस है इज टू रिड्यूस द मेडिकल कॉस्ट। ठीक बात है। फॉर अ कॉमन मैन। और मुझे ये भी लग रहा है कि पोस्ट GST वी कुड सी दैट कंट्रोल्स गोइंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो उस हिसाब से like what I said earlier also, I would be a bit cautious. ठीक बात है। और ये एक खबर है जिसके चलते बहुत बड़ी तेजी नहीं हो पा रही है, तो ट्रेडिंग मूव जरूर देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले शेयर ये इस समय नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन हबटाउन में क्या हो रहा है? 15% नीचे, भारत वायर रो 5% नीचे। एक्सीडेंट्स मिड कैप्स में बड़े बड़े हो रहे हैं। और आप देखिए पिछले 3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, ब्लिस जीवी के
खराब क्वालिटी वाले स्टॉक्स देखिए क्या इसमें- तेजी से गिर रहे हैं। इसमें इनके ये ब्लिस, जीवीएस, अपटाउन, भारत वायर रोप्स, ये सब गिरने की वजह ये है कि कल CNBC TV 18 की जो एक स्टोरी हुई है जिसमें वो ये कह रहे थे कि कुछ कंपनियों के ऊपर ईडी की नज़र है, सही यहाँ बात पर कुछ सर्कुलर ट्रेडिंग या क्या कितना सही है कितना गलत है ये पता नहीं, लेकिन ये सब कंपनियां उस दायरे में आती हुई दिखी है और उस वजह से ये स्टॉक कल भी गिरे हैं, आज भी गिरे हैं। 7-7 दिन का चार्ट दिखाइए अपटाउन का, भारत वायर रोप्स का और ब्लिस और ये जीवीएस कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन पे पहले भी गाज गिर चुकी है, उन ऑपरेटर्स के ऊपर वापस से जांच हो रही है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के शेयरों से गिरे तो खरीदिएगा मत, दूर रहिएगा देखना भी हमेशा नहीं, से। हाँ बिल्कुल, देखना भी नहीं है। देखिए 7 दिन में 27%, 7 दिन क्या 2 ही दिन में हो गया अप 10। और बीच में आपको पता होगा कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिखे थे। भारत वायर रोप्स ये बहुत तेजी से भागा, जिस तेजी से भागा उसी तेजी से फिर से नीचे भी आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से 45-50 रुपए के आसपास ये आता हुआ दिखा था इशू इसका, और उसके बाद तो ये सब शेयरों में ये दिक्कत है, तो थोड़ी सी सावधानी रखना ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो हम लगातार देखिए आपको ये भी बताते हैं कहाँ खरीदारी करी और कहाँ खरीदारी नहीं करी, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियोकॉन देखिए किस तरह से हर रोज 5% के लोअर सर्किट लगा रहा है। शिल्पी केबल भी इसी तरह की कंपनी, इस पर नजर होनी चाहिए आपकी, दूर रहने की सलाह है। आप देखिए 6000 शेयरों में वीडियोकॉन से सर्किट 10 दिनों से खुल ही नहीं रहा है। नहीं तो खुलना क्यों चाहिए? 10 रुपए के नीचे के टारगेट। अच्छा, इसकी तो वो सीढ़ियां देखने में मजा आएगी, ये वाले चार्ट में मजा नहीं। वो जो स्टेयर्स बनते हैं ना नीचे के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो वैसा चार्ट अगर दिखाएंगे हमारे डायरेक्टर साहब तो मजा आए। शायद 7 दिन का चार्ट वैसा दिखता होगा सीढ़ी वाला एक। हाँ ये देखिए ऐसा लग रहा है कि आदमी मंदिर के दर्शन करके नीचे उतर रहा हो। बिल्कुल वैसा चार्ट है, बिल्कुल हर रोज सीढ़ी बनती है। अच्छा, एक स्टॉक जो हेमंत जी आपकी पसंद का और वागले साहब की पसंद का जो मेरे रडार पे आ रहा है वो है टाटा एलेक्सी। ओके, टाटा एलेक्सी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, 5% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है। क्या खरीदने का सही लेवल आ गया टाटा एलेक्सी? वागले साहब क्या कहेंगे? अनिल जी, इधर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ऊपर में मुझे थोड़ा सा, जब तक ये 1600 ब्रेक नहीं करता है 3-4 दिन में, हाँ 1300 से ये मूव आई है, तो लेट इट ब्रेक 1600, क्योंकि अभी आप लेंगे तो 40-50 रुपए इसमें 1-2-3% है, तो 1600 के ऊपर क्रॉस होगा तो सीधा फिर 1750। वो आप जो है ना वो जो लेवल बोलते हैं इसके ऊपर नहीं मेरे को भी बोल रहे तो आप वो प्रॉब्लम ये वो बाद में आ जाता है वो, और नहीं तो मैं वो फिलहाल में लेने की बाय करने की सलाह नहीं। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक पर बहुत बुलिश है। अच्छा, इस पर तो मैं भी काफी तेजी में हूँ, सर बताइए। आईसीआईसीआई बैंक अभी मुझे वो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, आप जब मॉर्निंग में बोल रहे थे तभी दिख नहीं रहा था। 4 दिन का मल्टीपल हाई ब्रेक कर रहा है, करंटली 321 है, तो 317-18 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 330 की 333 के टारगेट्स होंगे आज और कल, और ये जून फ्यूचर्स के लेवल से। सुपर बन, देखिए क्या दमदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है। 305 रुपए के लेवल से एक तरफा तेजी, मॉर्गन स्टैनले के इंडेक्स में आने की खबरों पर तेजी, और उसके बाद अब बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर और एग्रेसिव टारगेट देते हुए। अच्छा, फटाफट जाते जाते एक आपने कोई ढूंढा स्टॉक इशारा कर रहे थे? कर्नाटका कर्नाटक बैंक। अब देखिए ये स्टॉक 8 साल के हाइस को ब्रेक करने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में लास्ट 3-4 दिनों में था। इसके अंदर हमने पहले भी देखा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बना था। अब मुझे लगता है 173 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कम से कम 182-183 के टारगेट नेक्स्ट 2-3 दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये है एक और स्टॉक। अगर बड़ा खरीदना है तो वागले साहब आईसीआईसीआई कह रहे हैं, छोटा खरीदना है तो कर्नाटक खरीद लीजिए, ये कह रहे हैं। और हमारे कर्नाटक के एक्सपर्ट हैं हमारे अमरीश बालिगा साहब, तो उन्हें तो कोई फंडामेंटली आपत्ति है नहीं। चलिए, आप सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का जो हमारे साथ स्टूडियो में, और पुणे से जो हमारे साथ किरण यादव साहब हैं। किरण जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ पहला सौदा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बाजार के डायरेक्शन को लेकर। बाजार लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर अब यहां पर थोड़ा सावधान होना चाहिए? और इसी को लेकर हमने एक खास सीरीज की है, लाइफ एट लाइफ हाई, यानी कि बाजार जब उच्चतम स्तरों पर है तो आप क्या कुछ करें। इसी कड़ी में मैंने बातचीत की मॉर्गन स्टैनली इंडिया के इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट और एमडी रिदम देसाई साहब से। सुनिएगा। हिंदुस्तान के बाजारों में सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट एफआई मॉर्गन स्टैनली इंडिया, इनकी 19वीं इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है, और आज इस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई सर से। रिदम सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपकी रिसर्च और आपकी रिकमेंडेशन का क्या पावर है वो थोड़ी देर में मैं दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इस वक्त जब आपकी कॉन्फ्रेंस के दिन बाजार नए नए लाइफ हाई बना रहे हैं,
आप कितने ज्यादा बुलिश हैं हिंदुस्तान पर? अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उतना भी पावर नहीं है। नहीं बिल्कुल है सर, मैं उतना पावर अगर होता तो मैं अपने खुद के पैसे लगा के फिर रिटायर हो जाता। लेकिन आपने बात छेड़ी है बुलिशनेस की, तो तेजी का माहौल है, ग्लोबल तेजी है एक्चुअली, सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया के सब बाजार तेजी में, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ ऊंचाई पे है और टर्न अराउंड हो रहा है। हम इसे ग्लोबली लेट स्टेज साइकिल बोलते हैं, और इंडिया का भी उसी दिशा में एक प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है उसका 60-70% ग्लोबल कारणों से हो रहा है, 30-40% इंडिया के कारणों से हो रहा है। तो जब तक कि ग्लोबल तेजी बरकरार है, आई थिंक यहाँ पे भी तेजी रहेगी। हालांकि अगले 3-4 महीनों में एक दुविधा है, और वो है जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है वहाँ से थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। हमने अभी एक सर्वे ख़त्म किया था, 1500 फर्म्स की सर्वे थी, और कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज जीएसटी के संदर्भ में बहुत बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि जो जीएसटी नेटवर्क पे आने वाली है कुल मिला के 90 लाख एंटिटीज आने वाली है, और लिस्टेड कंपनीज कुल मिला के 5000 हैं। तो बहुत बड़ी कंपनीज हुई। लेकिन छोटी छोटी फर्म्स को हमने जाके ये प्रश्न पूछा जीएसटी के बारे में, तो उस सर्वे में हमें पता चला कि करीबन 50% जो बिजनेसेस है इंडिया में वो जीएसटी के लिए अभी तक तैयार नहीं है, और जीएसटी 25 दिन में आ रहा है। और दूसरी बात ये हमें पता चली कि 90% जो कंपनी फर्म्स है, कंपनी तो कहना गलत है, कंपनीज तो है ही नहीं, ये सब बिजनेसेस है, छोटे छोटे बिजनेसेस है, उन्हें जीएसटी के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो अब जीएसटी जो है वो भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये कहना बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं होगा कि 1991 के बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, और ये 3-4 साल में देश के ग्रोथ रेट को आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर अगले 3-4 महीने के लिए मुझे लगता है एक थोड़ा सा संदेह है कि एक वॉलेटिलिटी का फेज आ सकता है। अगर उस दरमियान ग्लोबल मार्केट्स में कहीं करेक्शन आ गया कोई कारणवश, तो इंडिया में भी निफ्टी में 5 से 10% का एक करेक्शन आ सकता है। तो सावधानी का एक संकेत तो है कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा नहीं होगा, उस समय थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी। लेकिन ग्लोबल कारण, क्योंकि आप जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आए हैं, ये बताइए कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो तेजी में है, तेजी बरकरार है। इमर्जिंग मार्केट्स के संदर्भ में अगर आप देखिए तो इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ऊंची लेवल पे है, और वैल्यूएशंस भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, उतने महंगे नहीं हैं। हाँ, टीवी पे आके लोग कहते हैं कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के संदर्भ में देखिए तो इंडिया का जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो करीबन 3.3 के आसपास है, और बिल्कुल एवरेज पे खड़ा है। अच्छा, तो ऐसे लेवल से वैल्यूएशन के बेसिस पे कॉल लेना मुश्किल है। वैल्यूएशन पे कब कॉल लिया जा सकता है? जब अगर वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो। हाँ, मार्केट के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप कॉल ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको थोड़े एक्सट्रीम दिखाई देंगे, जैसे कि एनबीएफसीज है, कुछ एनबीएफसीज 5 to 6 टाइम बुक ट्रेड हो रहे हैं, कुछ 2 टाइम बुक पे है, तो वहां पे एक कॉल हो सकता है। मार्केट ओवरऑल मार्केट लेवल पे वैल्यूएशन, मार्केट बहुत महंगा नहीं है, मतलब ओवरऑल मार्केट लेवल पे वैल्यूएशन का कॉल नहीं बन रहा है। अच्छा, तो जो कॉल जो बन रहा है अभी वो है सेंटिमेंट जी और ग्रोथ पे। ओके, तो ग्रोथ साइकिल टर्न हो रही है, और ये संकेत कई दिशाओं से आ रहे हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ आप देखिए, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसको देखिए, या कंजम्पशन ग्रोथ को देखिए, सब टर्न हो रहा है। जो नहीं टर्न हो रहा है वो है निजी कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स, लेकिन वहाँ पे भी आई थिंक 12 महीने में टर्न आ जाएगा। और सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा मुझे अभी ऊपर लग रहा है। अभी भी है स्केप्टिक्स, अभी भी है जो जिनको संदेह है मार्केट के बारे में, लेकिन वो लोग कम होते जा रहे हैं, और जब सब लोग तेजी में आ जाएंगे तो बाजार में एक करेक्शन आना अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक चीज जो सुनने में आ रही कि सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स यही मानते हैं, 2 ही जगह है पूरी दुनिया में पैसा लगाने की, या तो अमेरिका में लगाइए या हिंदुस्तान में लगाइए, क्या ये ठीक है? और दूसरा ये कि अगर करेक्शन जीएसटी को एक तरफ छोड़ दें तो
अगर कोई और दूसरा कारण हो सकता है तो वो ग्लोबल मार्केट से होगा करेक्शन का कारण, क्या ऐसा थोड़ा डर है? नहीं, ग्लोबल मार्केट से ही आएगा मेरे हिसाब से करेक्शन। हाँ। लेकिन आपने जो पहले बात कही वो एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि जापान में भी आजकल काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का, यूएस में भी है, थोड़ा यूरोप में भी है। एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट्स में जो इंटरेस्ट लेवल है वो थोड़ा कम हो रहा है। इंडिया आगे है लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल थोड़ा कम है। तो एक्विटी मार्केट्स ग्लोबली अच्छे लग रहे हैं अभी हमें, और 6 महीना चल सकता है ये तेजी का माहौल, तो इंडिया उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। और अगर ग्लोबली कुछ खराब न्यूज़ आ गया और करेक्शन हो गया तो निफ्टी में भी आएगा। इसमें कोई साइंस, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आप कह रहे हैं कि वैल्यूशंस महंगे नहीं है, कितना ऊपर जा सकते हैं इस बुल रन में मार्केट? जो मैं आपकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रिसर्च रिपोर्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आंकड़ा पढ़ता हूँ 39,000 सेंसेक्स का, तो क्या वो एक पॉसिबिलिटी है? हाँ, नहीं देखो, हमारे इंडेक्स टारगेट्स में 3 लेवल्स होते हैं। एक तो बेयर केस होता है, एक बुल केस होता है और एक बेस केस होता है। तो अगले 12 महीने के लिए जो बेस केस है, जिसपे हम 50% प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, वो 34,000 है। ठीक है। तो यहाँ से करीबन 10% का अपसाइड है। अगर आप साल की शुरुआत में देखिए तो मैं इससे बहुत ज़्यादा बुलिश था। अच्छा। हाँ, दिसंबर के महीने में जब डीमॉन का करेक्शन हुआ था तब मैं ज़्यादा तेजी में था, और जो अभी तक ये साल तेजी हुई है वो मेरे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मेरा मानना ये है कि अब रिटर्न्स थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। तो जिस पेस पे हम लोग ने पहले 5 महीने में बाजार को देखा है बढ़ते हुए, वो पेस मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, और वो मेरे बेस केस में दिख रहा है। फिर एक बेयर केस होता है, जब सब खराब हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो लेवल हमारा 25,000 है। और एक बुल केस है कि सब ठीक ठाक हो गया तो वो क्या होगा, तो वो 39,000 है। लेकिन ये क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं वो 3, 4, 6 महीने की बात कर रहे हैं। अगर हम 5 साल का व्यू पकड़े तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी है इंडिया में, बुल मार्केट है, और ये बुल मार्केट की शुरुआत है, और आगे बहुत जाना है निफ्टी को। और मेरा ये मानना है कि जो अर्निंग साइकिल है वो टर्न हो चुकी है। अब आप देखिए 2003 और 2007 के बीच में निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो करीबन 40% के रेट पे कंपाउंड हुई थी। ओके। तो ये मुश्किल नहीं है कि अगले 5 साल में निफ्टी करीबन 20% पे कंपाउंड करे। ओके। और जब ऐसा अर्निंग्स ग्रोथ आता है तो जो मार्केट का मल्टीपल है, वैल्यूएशन है, वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो अगर आप उसको भी अगर अंदर कैलकुलेशन में ले लीजिए तो यहाँ से निफ्टी ट्रिपल हो सकता है। 5 साल में मोटा मोटी 30,000 के आसपास 3 गुना हो सकता है निफ्टी 5 साल में। लेकिन वो 5 साल के इन्वेस्टर के लिए लागू रखता है। उसका ये मतलब नहीं है कि ये एक लीनियर प्रोग्रेशन होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, रेखा नहीं बनेगी, इसका ग्राफ बनेगा। हाँ, तो वो ग्राफ बनते रहेगा, बीच में आपको करेक्शन मिलते रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यही ठीक है कि हर महीने वो पैसा लगाते रहे, जैसे वो लगा रहा है पिछले 3 साल से। हाँ। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है उनके लिए, तो ये चलता रहेगा। जो आप ये अर्निंग ग्रोथ आने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये बात करने वाले लोग बहुत कम है इस वक्त बाजार में कि हाँ अर्निंग ग्रोथ 20% हो सकती है। और मैं इसलिए इसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि पिछले साल अप्रैल में आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि ग्रोथ के फिर से ट्रैक पर लौटने के पहले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वो साइकिल आपने सबसे पहले पहचानने की कोशिश की थी। अब देखिए बाजार ने एक साल सवा साल में कितनी बड़ी तेजी बनाई है। तो अगर इसी तरह से कंपनियों की ग्रोथ आए तो ये ग्रोथ जो आप कह रहे हैं निफ्टी में 20% की अर्निंग ग्रोथ आ सकती है, बड़ी ग्रोथ है, कहाँ से आएगी? कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ग्रोथ दिखा सकते हैं इस अर्निंग में? सो अनिल जी, पहली बात यह है कि ये जो ग्रोथ है उसका एक कारण ये बनता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है, नफा जो है, उसका जो जीडीपी में जो भाग है, जो शेयर है, वो अब बहुत लो लेवल्स पे आ गया है, पिछले लो के कंपैरिजन में आ गया है। तो यहाँ से ये हो सकता है कि कॉर्पोरेट नफा जीडीपी में अपना भाग बढ़ाए, शेयर बढ़ाए, तो वहाँ से ये एक स्टोरी बनती है। अब सेक्टर के हिसाब से मुझे लगता है कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर, स्टेपल नहीं, और फाइनेंशियल, ये 2 जगह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है। और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो घरेलू बैलेंस शीट है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, वो
एक बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन में है। तो अगर आप देखिए कि पिछले 50-60 सालों में इंडिया की जो हाउस होल्ड है उन्होंने ज़्यादा लोन नहीं लिए हैं। हमारे यहाँ लोन लेने के हमेशा एक हिचकिचाहट होती थी। अब जो यंगर जनरेशन है उनका व्यू अलग है। तो जैसे आप लोन लेते हो तो आप जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको आप करंट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो अभी आ जाता है। तो उसके लेके उसके कारण जो कंजम्पशन में ग्रोथ है वो अपने एस्टिमेट से ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात ये हो रही है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो एक जे कर्व की इफेक्ट से जा रहा है। तो आज के दिन में हमारा जो कंजम्पशन बास्केट है उसका 60% सिर्फ फूड पे जाता है। लेकिन जो अगला ग्रोथ आएगा इनकम में उसमें अब जैसे कि अगर पर कैपिटा इनकम 10% से बढ़ा तो उसमें से 6 फूड में नहीं जाएगा क्योंकि आप उतना ही खाना खा सकते हो, तो वो 10 दूसरे जगह पे जाएगा। तो बाकी का जो 40 है वो ऑलमोस्ट 25% से ग्रो हो सकता है। तो कंजम्पशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेक्टर है। और अगर हाउस होल्ड बैलेंस शीट लोन ले रहा है तो उससे फाइनेंशियल्स को भी फायदा हो जाएगा। तो जो आपके हमेशा से फेवरेट रहे हैं। हाँ, जो लोन ग्रोथ एनबीएफसीज, हाँ, तो वहाँ पे लोन ग्रोथ अभी भी आई थिंक अभी भी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज ठीक लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक प्रेशर है क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं रहा है और मुझे लगता नहीं है कि सरकार कैपिटल उनको आसानी से देगी, तो उनको थोड़ा ग्रोथ पे कंस्ट्रेन रहेगा। तो सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट एफआई की तरफ से ये बात की अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल भर में 39,000 दिखेगा सेंसेक्स और 5 साल में यहाँ से 3 गुना हो सकता है निफ्टी, ये कहते हुए रिदम जैसा ही। और जो कुछ भी तेजी बनेगी उसमें घरेलू सेक्टर, कंजम्पशन, ये सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं आगे भी। अगले 6 महीने थोड़ी सी चुनौती भरे रह सकते हैं। जैसे जैसे जीएसटी लागू किया जाएगा कुछ शुरुआती दिक्कतें आएगी, 1-2 क्वार्टर हो सकता है कंपनियों की मुनाफा में इतना तेजी से न बढ़े। तो ये अगले 3 से 6 महीने आपके लिए एक बेहतरीन मौका का निवेश में पैसा निवेश करने का और अच्छे स्टॉक ढूंढने का। लेकिन एक स्टॉक जो आज के सेशन में दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और वो है कैडिला हेल्थकेयर। 9% भागता हुआ फार्मा शेयर में शानदार रिकवरी आती दिख रही। वीमेट देखिए मजबूत है। तो कैडिला हेमंत क्या जिन लेवल से आइडेंटिफाई हुआ वहां से क्या तेज दौड़ लगा रहे हैं? धमाकेदार प्रदर्शन। आज देखिए आईटी को छोड़ दें तो सारे सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में है और कल आईटी ही एक ऐसा सेक्टर था जो ऊपर था और बाकी सब हरे निशान में था, लाल निशान में था। तो साफ तौर पर सेक्टरल टर्निंग होती दिख रही है। लेकिन सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और शानदार रिकवरी निफ्टी में जो बुलिश व्यू था अब तक सही है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।